नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी देते हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। हालांकि है आज बिल्कुल सपाट, लेकिन इस हफ्ते किस तरह की चाल रह सकती है और आज क्या चाल रहेगी। 73,200 के नीचे है MCX पर भाव। अनुज जी बताइए, क्या करना चाहिए करंट लेवल पर गोल्ड में? देखिए, पिछला हफ्ता एक पॉजिटिव रहा, मगर फ्राइडे को थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि 73,000 के ऊपर क्लोजिंग करी है तो इम्पैक्ट पॉजिटिव ही है। हालांकि हमने यूएस के अंदर भी थोड़ा सा पॉलिटिकल वॉयलेंस होता हुआ देखा, तो वो भी एक टेंशन की वजह, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर मिक्स सेफ हेवन डिमांड आ सकते है। तो ये हफ्ता भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा। इनिशियली मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 73,350 का, अगर वो ब्रेक होता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि अगर 73,350 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 73,550, 73,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ब्रेकआउट लेवल है 73,350 का, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। दी क्या करना चाहिए अनुज जी? अभी भी 93,000 रुपए के आसपास है। पिछले हफ्ते ठीक ठाक तेजी दिखी थी, इस हफ्ते की चाल कैसी रहेगी और आज क्या करें? देखिए, सिल्वर 71,000 के आसपास मूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी मार्केट में जो मोमेंटम है वो अभी पॉजिटिव है। $31 मार्केट सस्टेन कर रहा है, 93,000 को सस्टेन कर रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी आपको ये हफ्ता पॉजिटिव हो सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा 93,500 से लेकर 94,000 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। 500 से 94,000 के लेवल दिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चा तेल अगर आज आप देखें तो यहाँ पर हल्की तेजी दिख रही इंटरनेशनल मार्केट में, और घरेलू बाजार में 0.25% नीचे है। तो मिला जुला कह सकते हैं, घरेलू बाजार में कमजोर, इंटरनेशनल मार्केट में हल्की तेजी। 6,875 पे है MCX पर। यहाँ पर ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में, दोनों में ट्रेड बताइएगा अनुज जी आज के लिए। देखिए, अगर फ्यूचर्स की बात करें तो हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस करीबन 6850 के आसपास लगाएं, टारगेट करीबन 6,995 तक देखा जा सकता है। तो मोमेंटम हमने क्रूड में पॉजिटिव होते हुए देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेंशन है उसकी वजह से सपोर्ट रहा। हालांकि पिछला हफ्ता काफी रेंज बाउंड था। अगर आप एक ब्रॉड रेंज की बात करेंगे तो 6700 से लेकर 7,000 के बीच का मार्केट मूव होता हुआ दिखाई दिया है। मगर जिस तरीके से थोड़ा सा पॉलिटिकल इंबैलेंस हुआ है, मुझे लगता है कि एक सपोर्टिव रह सकता है। तो फ्यूचर में तो खरीदारी का ट्रेड लेकर चले। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस में करीबन 6,900 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, जो कि 49 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि ऊपर में 70 से लेकर 80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। समवेयर अराउंड 20 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ऑप्शन की कॉल के वाइज भी 6,900 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ये व्यू कच्चे तेल को लेकर है। अनुज जी अब वेट कीजिए, आपके पास वापस आएंगे। उससे पहले नितिन केडिया हैं हमारे साथ, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन से। शुक्रिया नितिन जी, एक बार फिर से आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, ज्वेलरी मार्केट को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। खबर यह है कि कैसे सेपा नियमों की अनदेखी हो रही है। सेपा के तहत सस्ता इंपोर्ट किया जा रहा है और उसका फ़ायदा कुछ चंद ज्वेलर्स, जिसे आप शार्क के नाम से आपने सोशल मीडिया पे मेंशन किया था कि वो शार्क की तरह काम कर रहे हैं, चुनिंदा ज्वेलर्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है और उससे पूरा ज्वेलरी मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जो छोटे ज्वेलर्स हैं वो सस्ता इंपोर्ट इस सेपा नियमों के तहत नहीं किया जा रहा है। और कुछ खास प्लेटफॉर्म, कुछ खास एक्सचेंज के जरिए ही अगर इस तरह के इंपोर्ट हो तो सवाल और भी ज़्यादा उठते हैं। आप बताइए नितिन जी, क्या हो रहा है सेपा के तहत? अगर हम प्रेशियस मेटल्स का इंपोर्ट करते हैं तो कितना वैल्यू एडिशन उस कंट्री में ज़रूरी है? अगर हम यूएई से कर रहे हैं मान लीजिए, तो कितना वैल्यू ऐड करके वो बेच सकता है? क्योंकि वो वहां पर प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, चाहे वो प्लैटिनम का हो या सिल्वर का हो, या होता भी होगा तो मामूली होता होगा। तो अगर वैल्यू एडिशन को लेकर क्या नियम है? नमस्कार विष्णुमोहन जी। नमस्कार सर। और आपकी पूरी टीम को बधाई, क्योंकि आपके पिछले प्रोग्राम के बाद जो है इस कानून के ऊपर जो है क्रांति सी आ गई है और हर एक ज्वेलर जो है वो इसको लेके जाग चुका है। मैं आपकी पूरी टीम को इस पे बधाई देना चाहूंगा और आशा करता हूँ पत्रकारिता के इसी तरह के नए आयाम आप लोग सेट करते रहेंगे। थैंक यू। देखिए, सेपा के जो रूल है वो ये कहता है कि 3% का जो वैल्यू एडिशन है वो होना चाहिए। और 3% की वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली सिल्वर ग्रेन्स जो अभी इंडिया में आ रहे हैं, या 1,000 टन जो IBX के माध्यम से इम्पोर्ट हुआ है, वो पूरा का पूरा सिल्वर ग्रेन ही इम्पोर्ट हुआ है। तो जब हम सिल्वर ग्रेन की बात करते हैं तो सिल्वर ग्रेन की जो कॉस्टिंग आती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो विष्णुमोहन जी 1 सेंट या 2 सेंट की ही आती है, इससे ज्यादा नहीं आती है।
लेकिन हो क्या रहा है कि लोग वहां पे जिस भाव पे सिल्वर को खरीद रहे हैं उसके ऊपर 3% बढ़ा के वो मेल्ट करके उसको दाम बढ़ा के वो बेच रहे हैं, जिसकी वजह से ऑन पेपर जो है वो 3% का वैल्यू एडिशन दिख रहा है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी 3% की जो फॉरेन करेंसी है वो एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी आज की डेट में दुबई में जा रही है। इससे भारत सरकार को तो लॉस हो ही रहा है, और साथ साथ ये जो 8% ड्यूटी पे जो चांदी आ रही है इसकी वजह से मार्केट भी काफी डिस्काउंट में चल रहा है। जो छोटे ज्वेलर हैं वो या छोटे बुलियन वाले हैं वो अपना माल जो है मार्केट में नहीं बेच पा रहे हैं। विश्वमान जी, यानी बड़े ज्वेलर्स को ही उसका फायदा मिल रहा है। तो बिल्कुल, अगर आपके पास अगर 8% सस्ता माल आ रहा है, मेरे पास वही माल 15% ड्यूटी लेकर मैं आऊं, आप 8% पर लेकर आए, तो 7% का जो फर्क है वो उस गैप को कौन करेगा? 2-2 के मार्जिन पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है, और 7-7% के मार्जिन पे आप कहाँ टिक पाएंगे छोटे ज्वेलर्स? तो ये एक बड़ी चिंता है। अब अगला सवाल मेरा होगा सर प्लैटिनम को लेकर। HSN कोड के तहत जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसमें 4% या 5% भी अगर प्लैटिनम अगर हो तो प्लैटिनम माना जाता है। इस बेसिस को लेकर 80-85% तक गोल्ड की मिक्सिंग कर कर प्लैटिनम के तहत 5% ड्यूटी पर उसका इंपोर्ट किया जा रहा है सेपा के तहत। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें भी क्या नियम की अनदेखी हो रही है, और क्या नियम बदल के इस पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, प्लैटिनम के मुद्दे पे कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है। तो मेरा इसमें ये कहना रहता है कि अगर मान लीजिए कहीं भी कानून में लूप होल है तो देश के जिम्मेदार नागरिक की तरह हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको गवर्नमेंट को हाईलाइट करें और उसको ठीक करें, ताकि मतलब देश का नुकसान ना हो उसमें। लेकिन जहां तक प्लैटिनम की बात है तो 88% कंटेंट का जो गोल्ड है वो इंडिया में आ रहा है, और अगर मान लीजिए ये टोटल इंपोर्ट का 30-35% हो जाता है तो भारत सरकार को 14,000 से 15,000 करोड़ के राजस्व का इसके अंतर्गत नुकसान हो सकता है। दूसरा, फ्राइडे को शाम को आपने भी प्रोग्राम चलाया एक देश एक भाव के ऊपर, तो एक देश एक भाव पे तो तभी B2C लेवल पे पॉसिबल है जब B2B लेवल पे रिटेलर्स को एक भाव पे गोल्ड मिलेगा। किसी को 5% पे मिल रहा है, किसी को 15% पे मिल रहा है, और जिसको 5% पे मिल रहा है उसको अपना टर्नओवर बढ़ाना है, वो चाहता है जल्दी से मेरा माल बिके ताकि मैं अगला कंसाइनमेंट तुरंत मंगा सकूं। तो वो क्या करता है, वो मार्केट में सस्ता माल बेचने की कोशिश करता है। और ये कारण है कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप देश के किसी भी ज्वेलर से बात करोगे या किसी भी बुलियन वाले से बात करोगे तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को पिछले हफ्ते उसका माल नहीं बिक पाया है, क्योंकि मार्केट जो है वो 400 से 500 रुपए डिस्काउंट में चल रहा था प्लैटिनम के माल की वजह से। लेकिन हमें हमारे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि फ्राइडे को लास्ट जो कंसाइनमेंट था वो क्लियर नहीं किया है कस्टम ने। ये अच्छी बात है। चलिए, कस्टम अगर एक्शन में है और लोग अगर यहाँ पर नजर रखे, अगर इस तरह के सवाल उठाएंगे तो डेफिनेटली सरकार भी एक्शन लेगी, नहीं तो नियमों की अनदेखी करते हैं लोग उस सेपा के आड़ में। अब बताइए नितिन जी, एक सवाल ये है, बहुत कुछ सेक्शन लोग ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन से इंपोर्ट को रोकने के लिए, उनको चेक एंड मेट देने के लिए भारत सरकार ने सेपा के तहत सस्ता इंपोर्ट यहां पर किया जा रहा है यूए के जरिए, और वहां पर इंपोर्ट कम हो जाता है, लेकिन वही माल को यहां पर वापस से वैल्यू एडिशन के साथ ज्वेलरी बनाकर वापस से दुबई मार्केट में ही वापस से एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर जो चांदी यूए की रूट से भारत में आ रहा है वो चाइना से नहीं आ रहा है? देखिए सुमन जी, ये ना बड़ा कन्वीनियंट मामला हो गया है कि आप कुछ भी गलत काम कर लो उसको नेशनलिज्म के साथ जोड़ दो चाइना या पाकिस्तान से, तो वो क्या होता है उस काम को आप लीगल जामा पहना देते हो या उस काम को जो है आप एक देशभक्ति में बदल देते हो, जो कि पूर्णतया गलत है। मैं आपको बता दूं, चाइना जो है वर्ल्ड का 2nd नंबर ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर है। नंबर 1 पे मैक्सिको आता है, नंबर 2 पे चाइना आता है। मैक्सिको का ईयरली प्रोडक्शन जो है वो 200 मिलियन ओंस के आसपास है और चाइना का 100 मिलियन ओंस के आसपास है। अब मैक्सिको से जो चांदी निकलती है वो ज्यादातर कॉमेक्स के वॉल्ट में जाती है, और चाइना से जो चांदी निकलती है वो ज्यादातर LBMA के वॉल्ट में जाती है। अब अगर आप यूके का वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार डेटा देखोगे तो उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो दोनों कम हुआ है, यानी चाइना से जो उनको इंपोर्ट हो रहा था वो काफी कम हुआ है, और जो चाइनीज चांदी आगे जा रही थी वो कम हुई है। और उसी जगह जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो 4% बढ़ा है। तो ये चाइनीज चांदी जा कहाँ रही है? वो लंदन नहीं जा रही है, तो वो लंदन ना जाके यूएई जा रही है, और यूएई के माध्यम से हमारे पास जा रही है। और इसी रिपोर्ट का एक और हवाला था कि चूंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और ये एक तरह का चेकमेट है कि पाकिस्तान को वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। सर, चाइनीज का जो सिल्वर एक्सपोर्ट है वो उनका 1% ऑफ द GDP भी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप यूएई को देखोगे तो वो पाकिस्तान के टॉप 5 फंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स में है या फिर टॉप 5 इकोनॉमिक सपोर्टर्स में
चीजें एक है। तो मुझे लगता है ये जो दोनों बात कही गई है ये पूर्णतः गलत है, और इस तरह की बातों का कोई आधार नहीं है कि आप कचरे को कितने भी सुंदर कालीन के नीचे दबा के बैठो, वो आखिरकार बदबू ही मारता है। इस तरह की एक तरफा रिपोर्ट भी सही नहीं है। दूसरा सर, एक और जो 2023-24 की रिपोर्ट है कि यूएई से सोने चांदी का इंपोर्ट बढ़कर 1070 करोड़ हो गया है। 540 करोड़ डॉलर का सिर्फ सिल्वर इंपोर्ट हुआ है, और मई में 87% ग्लोबल सिल्वर इंपोर्ट 8% ड्यूटी के साथ दुबई से हुई है, और गिफ्ट सिटी एक्सचेंज के जरिए इसमें आसानी से क्लियरेंस मिला है। आपने एक मेंशन किया था सोशल मीडिया के जरिए जो इंपोर्टर्स है वो शार्क है, तो क्या ये रेगुलेटर से इतने बड़े हैं जिस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है नितिन जी? देखिए, हमारे देश की ना कानून की एक खूबसूरती है कि कोई चाहे कितना भी बड़ा रहा हो, चाहे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े संत और एक बड़े एनबीएफसी के मालिक को भी हमने जेल के पीछे जाते देखा हुआ है गलत काम में। तो हो सकता है कि इनको ये लगता हो कुछ समय के लिए कि वो फायदा उठा रहे हैं, पर वो ज्यादा लंबे समय तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट में कहा था, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ बुज़दिल, इनको गैरों ने बगावत कर दी है, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो ये जो 2016 से इनका खेल चल रहा है कि हर 6 महीने में वही नाम आते हैं, और वही लोग, चाहे वो कोरिया का इंपोर्ट रहा हो, चाहे थाईलैंड का इंपोर्ट रहा हो, आखिर वही लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो इस बार हमने ये लड़ाई को केवल मिनिस्ट्री तक ही ले जाने के लिए निश्चित नहीं किया, बल्कि हम इसको कानूनी रूप से भी आगे बढ़ाएंगे। और हमारा गवर्नमेंट से इस बार ये डिमांड है कि आप परमानेंटली कोई भी एफटीए या कोई भी आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसमें आप गोल्ड सिल्वर को जो है वो रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी के अंदर डाल दीजिए। बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। और ये मैं इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहा हूं ताकि जो ज्वेलर्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। कुछ चंद ज्वेलर जो बड़े इंपोर्टर्स हैं उन तक ही सीमित ना हो कि वो सस्ते इंपोर्ट का फायदा उठा रहे हैं और बाकी मार्केट में उनको महंगा इंपोर्टेड गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो भी मिल रहा है। शुक्रिया नितिन जी, फिर से एक बार आप थे नेचुरल गैस की, जहां पर आज बिकवाली दिख रही है, करीब 3.5% की गिरावट है। 189 रुपए तक फिसलकर एमसीएक्स पर नेचुरल गैस आ चुका है। दीपेन जी बताइए, क्या लग रहा है आपको, नेचुरल गैस और कमजोर हो सकता है क्या यहाँ से? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर नेचुरल गैस की बात करेंगे तो हमारा यही मानना है कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है, और मोटा 182 से 175 के बीच में हम रेंज में बाय करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा इंतजार करें सर, थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, उसी के बाद आप बार्गेन बाइंग करने की कोशिश करें। इसको लेकर ये व्यू है। अब आप बताइए अनुज जी, आपका व्यू क्या बन रहा है यहाँ पर? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह दे रहे हैं इतनी गिरावट के बाद? किस तरह की चाल दिख रही है? फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में राय दें। देखिए, अभी हमने एक गिरावट आते हुए देखी। अगर आप पिछले 3 हफ्तों से लगातार देखेंगे तो एक सेलिंग प्रेशर था, 200 का एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेचुरल गैस का था, जो कि मार्केट ने ब्रेक होते हुए दिखाई दिया। हमें लगता है कि अभी कुछ वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी थोड़ी सी जो सेंटीमेंट है वो अभी यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, उससे लग रहा है कि भाव अभी कुछ और नीचे आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी सेंटीमेंट थोड़े से लोअर साइड में है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट 150 के आसपास है। हमें लगता है कि भावों में 150 का एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है, हालांकि थोड़ी सेलिंग प्रेशर में एक्टिव यहाँ पर देख रहे हैं। ऑप्शन वाइज हमें लगता है कि 150 का जो पुट ऑप्शन है वहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है, जो कि करीब अभी 20 पैसे के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। एक सेंडिंग एक्टिविटी हम नेचुरल गैस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्टिविटीज यहाँ पर, और आप उम्मीद कर रहे हैं नेचुरल गैस से। बेस मेटल्स को अगर आप देखें तो जिंक हल्की तेजी है, 274 रुपए के आसपास। एल्युमिनियम पर दबाव है, 228 रुपए तक फिसल के आ चुका है। कॉपर भी आज कमजोर है, 0.5% नीचे, 865 के नीचे। लेड में मामूली तेजी नहीं है, सपाट है, 190 रुपए के आसपास। दीपेन जी बताइए, बेस मेटल्स में क्या पसंद है आपको आज? देखिए, हम इंतजार कर रहे थे एल्यूमिनियम का 228 के आसपास आने के लिए, तो हमारा मानना है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में आप खरीदारी यहाँ से शुरुआत कीजिए। बार्गेन बाइंग लेवल्स अच्छे हैं, नीचे में 222 तक आप स्टैगर्ड मैनर में बाई कर सकते हैं, और हमारा मानना है कि यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने मिलेगा, जहाँ पे प्राइसेस 238 से 242 के आसपास जा सकते हैं। तो ये व्यू आपका एल्युमिनियम को लेकर है, वहां पर आपको मौके दिख रहे हैं। आपको कहाँ मौके दिख रहे हैं अनुज जी? देखिए, बेस मेटल में कहीं ना कहीं हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, हालांकि जिसमें हमने देखा कि जिंक में एक अच्छी खासा ट्रेंड पॉजिटिव था। हालांकि कॉपर एक काफी दिनों से हम एक टाइट रेंज में देख रहे हैं, कॉपर के अंदर भी काफी कंसोलिडेशन पैटर्न दिख रहा है। बट हाँ, मुझे लगता है कि 875
एक रेजिस्टेंस है अगर हम वीकली बेसिस की बात करें, क्योंकि डेली बेसिस मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट एक अनसर्टेन है। तो जब तक ये 875 के ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तब तक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। 875 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर में हमें लगता है कि 880 से लेकर 885 तक के लेवल कॉपर में देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, 875 का लेवल ब्रेक करे तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। खरीदारी की राय है जिंक को लेकर, लेकिन वेट करें, अभी वो लेवल्स का ध्यान रखें, वहां पर जाने के बाद ही खरीदारी करें। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की दीपेन जी से। दीपेन जी, आपकी राय क्या है? गोल्ड और सिल्वर आज बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है दोनों काउंटर में। डे ट्रेडर्स के लिए और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्या राय है? और देखिए, दोनों ही ट्रेडर्स के लिए हमारा मानना है कि हम अभी भी कन्विंस नहीं है इस रैली से, खास करके गोल्ड में। और प्राइजेस हमें थोड़े नेगेटिव जाने की आशंका ज्यादा लग रही है, तो थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं बाइंग करना। सिल्वर हालांकि थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन अगर प्रेशियस मेटल्स की बाइंग करने की बात करेंगे तो हम थोड़ा अभी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रेंड पॉजिटिव है, अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो सकती है, प्राइसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन चार्ट सेटअप अभी कन्विंसिंग नहीं है बाई करने की तरफ। तो थोड़ा और स्ट्रेंथ दिखे, उसके बाद चाहे महंगा खरीदना पड़े लेकिन डायरेक्शन की तरफ खरीदेंगे तो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। अभी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है हमें आगे जाके, तो हम थोड़ा अवॉइड करेंगे बाई कर। क्रूड पर आपकी राय क्या है दीपेन जी? देखिए, क्रूड ऑयल की बात करेंगे। अगेन क्रूड ऑयल काफी समय से एक मार्केट रेंज में चल रहा है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7000 के लेवल आएंगे और 7000 के लेवल आ चुके हैं। 6800 का स्टिक सपोर्ट है, अगर 6800 के ऊपर रहता है क्लोजिंग बेसिस पे तब तक आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में बाय काम करें, बिकॉज आप देख रहे हैं कि फ्रूटफुल फैक्टर्स है और ज्यादा करके मार्केट एक रेंज में ही है। तो 6800 के क्लोजिंग बेसिस पर्पस से मिनी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंपलसरी ट्रेड करना तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल को भी आप पास कर सकते हैं अभी ट्रेड करें। ओके, अब बात एग्री मार्केट की। सबसे पहले जीरे की, जहां पर आज फिर से गिरावट दिख रही है। 26,750 पे भाव आ चुका है। आज आधे % से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। अनुज जी, क्यों गिर रहा है? जीरे के दाम क्यों नीचे आ रहे हैं और क्या करना चाहिए इस गिरावट पर? लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कस हो रहा तो हमारा सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव था। ऐसी फिजिकल मार्केट में डिमांड का कंसर्न है, एक्सपोर्ट डिमांड का कंसर्न है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मानसून ने गति पकड़ी है, जिस तरीके से मानसून अबव नॉर्मल चल रहा है, उसका इम्पैक्ट है और लग रहा है कि उसकी वजह से सोइंग एक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सारी जो स्टोरी है वो मानसून के ऊपर और डिमांड के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो डिमांड साइकिल है वो थोड़ा सा कमजोर है और जिस तरीके से मानसून साइकिल है वो स्ट्रांग लग रही है। हमें लगता है कि अभी और भावों में नरमी आपको देखने को मिल सकता है। फिजिकल मार्केट से कोई खास सपोर्टिव फैक्टर नहीं दिख रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से 27,000 का लेवल अभी इसमें ब्रेक हुआ है, हो सकता है कि नीचे एक बार 25,000 तक के लेवल भी आ सकते हैं। तो सेंटीमेंट देखें तो फिजिकल मार्केट से क्लियरली दिख रहे हैं कि डिमांड साइड वीक है और मानसून की गतिविधि बढ़ती हुई दिख रही है। तो मानसून का भी असर है, आवाजाही ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, उससे भी डिमांड पर असर होता है। घरेलू मांग फिलहाल कमजोर है, भाव 25,000 तक भी फिसलने की संभावना अनुज जी को लग रही है। आप सहमत है दीपेन जी? देखिए, ट्रेंड अगर नीचे रहा तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा और एक स्टेप आगे चढ़ना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि जो भी ये गिरावट आ रही है इसमें आप खरीदारी करने की कोशिश करें। बिकॉज अगर सितंबर अक्टूबर की अगर बात करें तो हमें लग रहा है कि जीरे के प्राइसेस फिर से आपको 28,000 के बाद 21,000 के आसपास देखने मिलेंगे। तो हम एग्जैक्टली इस गिरावट का इंतजार कर रहे थे 26,800 से 26,200 के बीच में, जहाँ पे भी आपको एक कंफर्ट फैक्टर लगता है वहां पे आप खरीदारी करने की कोशिश करें। इस गिरावट में आप धीरे धीरे खरीदारी का मौका देखें, लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा 2-3 महीने का वेट करें, आपको अच्छा फायदा हो सकता है। 31,000 रुपए की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अनुज जी की कॉल ट्रेडिंग के हिसाब से थी। हल्दी में बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए? यहाँ ये काउंटर भी काफी कमजोर हो गया है, बुआई के नंबर्स जो आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि पिछले साल से डबल सोइंग हो सकती है इस बार, क्या और गिर सकता है हल्दी क्या? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से मानसून गतिविधि बढ़ी है, सोइंग एक्टिविटी बढ़ी है फिजिकल मार्केट में, तो कहीं ना कहीं नंबर्स भी आप दिखने लगे हैं। और आप देखेंगे तो अब टर्मरिक का प्राइस 16,000 के नीचे है, फिजिकल मार्केट में भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि अभी कुछ और सेंटीमेंट यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि सोइंग पे मार्केट डिपेंड है और मानसून पे मार्केट डिपेंड है। मुझे लगता है कि अभी और गिरावट टर्मरिक में आ सकती है और हो सकता है कि आपको 15,000 के आसपास के भाव भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दें। 1,000 रुपए नीचे तक हल्दी फिसल सकती है, अभी भाव 16,000 के आसपास का है। आप बताइए दीपेन जी, आपको भी लग रहा है 1,000 रुपए तक की गिरावट और आ सकती है हल्दी में? तो देखिए, हम 15,000 के आसपास के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप पिछले हफ्ते का लो देखेंगे तो आप देखेंगे कि 14,950 960 के आसपास का लो बना के
टर्मरिक में बाउंस बैक आया है। हमारा मानना है कि ये 16,400 से 16,600 के आसपास पहुंचेगा और वहां से देखना होगा इंटरेस्टिंग भी कि फिर से अगर सेलिंग आती है तो इस बार 15,000 भी ब्रेक होकर लगभग 13,000 के आसपास जा सकते हैं प्राइसेस। तो हल्दी में थोड़ा इंतजार करें और स्ट्रेंथ के लिए कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ मिल जाती है तो ही खरीदारी करने की कोशिश करें, अदरवाइज रिटेल ट्रेडर्स हल्दी से दूर रहे। यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। क्या करें दीपेन जी? सॉरी, धनिया में क्या करना चाहिए दीपेन जी? धनिया में अवॉइड कीजिए, अभी बहुत ही साइडवेज है। 6,800 के आसपास आता है तो वहां पे बार्गेन बाइंग करने की कोशिश करें। अभी अगर आप बाई करेंगे और मार्केट फ्लैटिश रहा तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी और कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। तो बेटर है कि 6,800 का इंतजार करें। ओके, बात ग्वार सीड ग्वारगम की करते हैं। अनुज जी, इन दोनों काउंटर में बताइए, यहाँ भी सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है, आज हल्की नरमी है, क्या लग रहा है आगे क्या होगा? देखिए, अभी तो हमें लगता है कि फिलहाल मार्केट रेंज में ही है, कोई खास ब्रेकआउट नहीं है, कोई खास डिमांड कंसर्न भी नहीं है। हमें नहीं लगता कि ज्यादा तेजी मंदियां देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप देखेंगे ग्वार सीड ग्वारगम पिछले करीबन 6-7 महीनों से इसी रेंज में अटका हुआ है, कुछ ब्रेकआउट की वेट कर रहा है मार्केट, और मानसून भी यहाँ पे नॉर्मल है। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट स्टेबल रहेगा, कुछ ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर ज्यादा बारिश होती है और अगर फ्लड सिचुएशन बनती है तो फिर हो सकता है कि आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। फिलहाल तो मुझे लगता है कि अभी जो रेंज है 5200 से लेकर 5600 के बीच वो ग्वार की मेंटेन हो सकती है। कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल केक, ये दोनों काउंटर काफी तेजी से ऊपर की तरफ आए हैं। हाजिर डिमांड की रिपोर्ट अच्छी है, आज भली थोड़ी नरमी जरूर दिख रही होगी। दीपेन जी बताइए इन दोनों काउंटर पर, कैस्टर सीड और कॉटन सीड ऑयल केक। कि हम काफी समय से कहते आए हैं कि कैस्टर पर ध्यान दीजिएगा। कैस्टर जब भी मोमेंटम को छुएगा तभी आपको बहुत अच्छी तेजी ऊपर की तरफ देखने मिलेगी। 5,800 5,900 से जो चला है कैस्टर 6,200 तक पहुंचा है। हमारा मानना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर फिर से डिप्स आती है 6,000 के आसपास, 5,900 के आसपास, तो कैस्टर में खरीदारी करके चले। ऊपर में आपको 6,500 6,600 के टारगेट्स भी मीडियम टर्म में एक कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी में देखने मिल सकते हैं। कोकुडम थोड़ा सा अग्रेसिव होना पसंद नहीं करेंगे बिकॉज अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुका है और यहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आने में 3,2890 के आसपास के टारगेट्स आ सकते हैं नीचे में। तो शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये 3,200 3,100 के रेजिस्टेंस को क्लोज करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो हम फिर से खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। तब तक अवॉइड कर सकते हैं। बार्गेन बाइंग में आपके पास जीरा अवेलेबल है, कैस्टर अवेलेबल है, तो इन दो कमोडिटी पे ध्यान दीजिए तो वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। कैस्टर और जीरा ये इनकी टॉपिक है, वहां पर ध्यान रखने की सलाह है, वहां बाइंग की सलाह दे रहे हैं। शुक्रिया दीपेन जी आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन इक्विटी मार्केट में देखिए निफ्टी फिर से नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। पहली बार 24,600 के पार निकला है और निफ्टी बैंक 52,400 के ऊपर है। लेकिन इक्विटी वायदा में क्या कुछ एक्शन हो रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको ब्रेक के